हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि हम उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्हों के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमारा थोड़ा सा बच गया था, इसको आज ख़त्म करते हुए हम उत्तराखंड हिस्ट्री आज स्टार्ट कर देंगे। इसमें हम देख रहे थे, हमने इसमें कस्तूरी मृग के बारे में बात की थी, राज्य पशु, राज्य वृक्ष बुरांस के बारे में बात की थी। इसके साथ ही हमने राज्य गीत के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे राज्य पक्षी मोनाल के बारे में। जो राज्य पक्षी मोनाल है, इसको हिमालयन मयूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है राज्य पक्षी मोनाल को? हिमालयन मयूर। जो राज्य पक्षी मोनाल है, इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। इसके साथ ही स्थानीय भाषा में जो मोनाल है, इसको क्या कहा जाता है? कहीं कहीं मन्याल या फिर मुनियाल नाम से जाना जाता है। जो हमारा राज्य पक्षी है मोनाल, इसको हम स्थानीय नाम से किस नाम से जानते हैं? मन्याल या फिर मुनियाल नाम से जानते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी होने के साथ साथ यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी उत्तराखंड के राज्य पक्षी होने के साथ साथ यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोनाल कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो उत्तराखंड नाम दे कन्फ्यूजन करने के लिए वहाँ पे आपको उत्तराखंड नाम भी दिया जा सकता है। तो हम याद रखेंगे, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसके साथ ही जो मोनाल है, यह 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। जो मोनाल है, यह कहाँ पाया जाता है? आपका उत्तराखंड राज्य में 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। इसके साथ ही यह फैजेंडा परिवार का सदस्य है। जैसे हम बात करते आए हैं, हमने हर प्रतीक चिन्ह में बात की कि यह किस परिवार का सदस्य है, किस कुल का सदस्य है। तो वैसे ही मोनाल किस परिवार का सदस्य है? फैजेंडा परिवार का सदस्य है। इसके साथ ही एक और पक्षी पाया जाता है यहाँ पे, डाफिया। जो डाफिया है, यह भी मोनाल के परिवार का ही एक सदस्य है, यानी फैजेंडा परिवार का ही एक सदस्य है। क्या है नाम? डाफिया। आपसे ये पूछा जा सकता है, डाफिया किससे संबंधित है या फिर डाफिया किस परिवार से संबंधित है? तो डाफिया किस परिवार से संबंधित है? मोनाल के परिवार से संबंधित है। इसके साथ ही जो मोनाल है, वह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, भूटान आदि क्षेत्रों में भी पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे इसको अन्य अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में इसको सुनार नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में नीलगुरु नाम से जानते हैं, सिक्किम में चामदोंग नाम से जानते हैं, और नेपाल में डंगन नाम से जानते हैं, और भूटान में इसको बुप नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही हम मोनाल के कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें तो मोनाल जो एकमात्र ऐसा पक्षी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोनाल उन पक्षियों में से एक पक्षी है जो क्या है, अपना घोंसला नहीं बनाता है, बल्कि ये घोंसला बनाने की बजाय क्या करता है, जो इसके अंडे होते हैं इनको या तो किसी पेड़ के छेद में दे देगा या फिर चट्टान में किसी ऐसे सुरक्षित जगह को देखकर जहाँ पे अंडे देना सुरक्षित हो, उस क्षेत्र में क्या करेगा, अपने अंडे दे देगा। तो मोनाल पक्षी क्या करता है, अपना घोंसला नहीं बनाता है, वो क्या करता है, किसी चट्टान की छेद में या फिर किसी पेड़ के छेद में अपने अंडे देता है। इसके साथ ही जो नर मोनाल होता है, उसके सर पे मोर के समान कलगी होती है। क्या होती है? मोर के समान कलगी पाई जाती है। जैसे मोर के सर पे होता है ना, एक क्या बोल सकते हैं, ताज के जैसा बोल सकते हैं उसको, कलगी होती है, वैसे ही क्या होता है, नर मोनाल के सर पे भी कलगी पाई जाती है। इसके अलावा जो मोनाल है, इसका जो प्रिय भोजन है वह है आलू। इस आलू प्रिय भोजन होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में जहां आलू की खेती की जाती है, वहां पे ये क्या करता है, आलू की फसल को बहुत क्षति पहुंचाता है। आलू की फसल को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। तो यानी मोनाल, अगर ये पूछा जाए मोनाल का प्रिय भोजन क्या है, तो क्या है, आलू है। ऐसे ही हमने प्रीवियस वीडियो में
कस्तूरी मृग के बारे में जब बात कर रहे थे तो हमने वहां पे भी बात की थी कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन। तो वहां पे हमने बात की थी कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन क्या है, केदार पाती है। तो वैसे मोनाल का प्रिय भोजन क्या है, आलू है। इसके अलावा इसको संरक्षित करने के लिए सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा प्रयास किया गया, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा क्या किया गया, मोनाल को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा जो मोनाल है ये सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में पाया जाता है, यानी रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में या क्या है, या फिर केदार घाटी के क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में मोनाल पाया जाता है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में सबसे पहले मोनाल की गणना की गई, जिसके तहत 919 राज्य में मोनालों की संख्या पाई गई। कितनी पाई गई, वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा जब इसकी पहली बार गणना 2008 में की गई तो इसकी संख्या कितनी पाई गई, 919 पाई गई। वैसे ही हमने जब कस्तूरी मृग के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने बात की थी वन्य जीव गणना 2005 में सर्वप्रथम कस्तूरी मृगों की गणना की गई थी, जिसमें उसकी संख्या कितनी पाई गई थी, 279। 2005 में हमने कस्तूरी मृगों की गणना की थी, उनकी संख्या कितनी पाई गई थी, 279। वैसे ही वर्ष 2008 में हमने मोनालों की गणना की, जिसमें हमने मोनालों की संख्या कितनी पाई, 919 या 919 इसकी संख्या पाई। तो प्रतीक चिन्हों के क्रम में हम आगे बढ़ें तो अब हम बात करते हैं राज्य वाद्य यंत्र के बारे में। तो जो उत्तराखंड का है राज्य वाद्य यंत्र है, क्या है आपका, ढोल है। वर्ष 2014-15 के लगभग जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे हरीश रावत द्वारा एक भंडारी समिति का गठन किया गया, जिससे कि यह निर्धारित करना था कि किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड राज्य का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया जाए या राज्य वाद्य यंत्र बनाया जाए। तो वर्ष 2015 में भंडारी समिति की सिफारिश के आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा क्या है, ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया या राज्य वाद्य यंत्र बनाया गया। जो ढोल होता है यह तांबे, पीतल और चांदी की धातु द्वारा निर्मित होता है और इसके बाहर से जिस पे बजाया जाता है वो क्या होती है, बकरी की खाल होती है, यानी चांदी, तांबे या फिर पीतल पर बकरी की खाल चढ़ाकर क्या किया जाता है, ढोल को बनाया जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं जो ढोल होता है इसमें कितनी तालें बजाई जाती हैं, 22 तालें बजाई जाती हैं। इसके साथ ही मांगलिक कार्यों में ढोल को बजाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं, मंगल वाद्य यंत्र नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आईने अकबरी जो है, मुगल साम्राज्य की एक पुस्तक है आईने अकबरी, आईने अकबरी में भी क्या है आपका ढोल का जिक्र मिलता है। इसके साथ ही उत्तराखंड में जो ढोल है इसके ज्ञाता जो है, जिन्हें कहते हैं ढोल सागर के एकमात्र जो ज्ञाता हैं वो कौन है, आपके उत्तम दास जी हैं। तो उत्तराखंड राज्य में या फिर राज्य में ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता पूछा जाए तो वह है आपके उत्तम दास जी। इसके अलावा हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के अन्य प्रतीक चिन्हों के क्रम में वर्ष 2011 में सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य का जो राज्य खेल है उसे फुटबॉल निर्धारित किया गया है या फिर फुटबॉल उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल है। इसके साथ ही वर्ष 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा के रूप में निर्धारित किया गया। पहली राजभाषा आपकी क्या है, हिंदी है, और हिंदी के साथ ही द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया, संस्कृत को दिया गया। यहाँ पे हमने उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों को समाप्त किया है या फिर उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों वाले टॉपिक को समाप्त किया है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड इतिहास के बारे में। लेकिन उत्तराखंड इतिहास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस स्पीड से चलते रहे कि 3 दिनों तक हमारा राज्य प्रतीक चिन्ह ही चलता रहेगा, छोटी छोटी वीडियोस बना के हम अपलोड करते रहें,
तो इसमें हमारा कोर्स बहुत लंबा खिंच जाएगा। आगे से मैं ये प्रयास करने का कोशिश करूँगा कि आपकी एक वीडियो लगभग 45 मिनट 1 घंटे की हो। तो आप लोग कृपया बने रहें, आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो लोग अपने नोट करते रहें, नोट्स बनाएं और बार बार उसको रिवीजन करते रहें। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड इतिहास में। तो उत्तराखंड इतिहास को शुरू करने से पहले हम इस इतिहास से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं इतिहास होता क्या है। इतिहास है क्या चीज़। हम उत्तराखंड इतिहास पढ़ते हैं, भारत का इतिहास पढ़ते हैं, विश्व इतिहास पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास होता क्या है। जो इतिहास होता है ये मानव के विकास के क्रम का, या फिर इसके कहते हैं मानव विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, मानव विकास का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास क्या होता है? इतिहास क्या होता है? मानव विकास के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी जब से मानव इस धरती पर पैदा हुआ है, जब से हमें उसके साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं, और तब से और अभी तक, अभी हमारा 1 मिनट पहले जो गुजरा वो भी क्या है? हमारा इतिहास है। तो मानव विकास के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। किसी भी क्षेत्र के इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा कालखंड होता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। किसी भी इतिहास को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उस इतिहास को किस क्रम में पढ़ा जाए, किस क्रम में मानव का विकास हुआ है, मानव के विकास के चरणों के आधार पर कहें या फिर इतिहास के कालखंडों के आधार पर कहें, तो इसको क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम देखते हैं इन तीनों में क्या अंतर होता है। जो प्रागैतिहासिक काल होता है इसमें हमें पहले तो लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लिखित साक्ष्य क्या होंगे? नहीं प्राप्त होंगे। तो क्या प्राप्त होगा, कैसे पता चलेगा ये कालखंड के बारे में? तो इसमें मिलेंगे हमें पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य इसमें क्या होंगे? प्राप्त होंगे, जिसके आधारों पे हम क्या है इस काल जिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे हम इस कालखंड का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। जैसे कहीं पे कोई गुफा मिल गई, गुफा के अंदर बने चित्र मिल गए, तो इस आधार पे कोई कंकाल मिल गया, कोई बर्तन मिल गया, इस आधार पे हम क्या कहते हैं? इस कालखंड का अध्ययन करने का एक प्रयास करते हैं। इस आधार पे हम इसको एग्जैक्ट तो नहीं पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, क्यों रहा होगा, इसको हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है? लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें। यहाँ हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ क्या है? लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन सिचुएशन क्या है? इन लिखित साक्ष्यों को हम पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे अगर भारतीय इतिहास में हम बात करें तो वहां पे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, या फिर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में हम बात करते हैं शंख लिपि की। उत्तराखंड के
उत्तराखंड में जो आद्य ऐतिहासिक काल का जो हमें साक्ष्य मिला है, वहाँ पे हमें मिली है शंख लिपि। ये मिला है आपके उत्तरकाशी क्षेत्र से। वैसे भारत में हमें मिली है सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ पे क्या है, हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इन लिखित साक्ष्यों की लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं कि एक्चुअल में लिखा क्या गया है। तो इसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पे लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, हम लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं पाते हैं। इसके अलावा जो ऐतिहासिक कालखंड है, ऐतिहासिक कालखंड क्या है, इसमें लिखित या फिर साहित्यिक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं और इन्हें क्या किया गया, पढ़ा भी जा सकता है। इन्हें क्या किया जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य आपको तीनों कालखंडों में मिलेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, लिखित या साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पे। प्रागैतिहासिक काल में आपको पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक काल में आपको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। फिर भी हम क्या करते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही कुछ अनुमान करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक कालखंड में हमें लिखित एवं पुरातात्विक साक्ष्य दोनों प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर कि क्या हम इस इतिहास को अच्छे से पढ़ पाते हैं। इस ऐतिहासिक कालखंड में अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पे आपका सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद आपका वैदिक काल जब स्टार्ट होता है, तो वैदिक काल से वर्तमान तक। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड में बात करें, उत्तराखंड में कुडिंद, कुषाणोत्तर, यहाँ से प्रारंभ होके हम पढ़ेंगे कहाँ तक। अगर करंट अफेयर में बात करें तो कल परसों तक की बात करेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ इतिहास के कालखंड में बात करें तो इतिहास के कालखंड में हम स्वतंत्रता या फिर पृथक राज्य आंदोलन तक इसमें पढ़ेंगे। तो यानी हम मेनली उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रागैतिहासिक साक्ष्य बहुत कम है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक साक्ष्य भी कम है, लेकिन यहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा है। यहाँ हम कुडिंद पढ़ेंगे, कुषाण पढ़ेंगे, गढ़वाल का परमार राजवंश पढ़ेंगे, कुमाऊं का चंद राजवंश पढ़ेंगे। इसके अलावा हम उत्तराखंड पे गोरखा शासन पढ़ेंगे, और इसके साथ ही जब अंग्रेजों का उत्तराखंड पे आधिपत्य हो जाता है तो अंग्रेजी शासन को पढ़ेंगे। और इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात हम पृथक राज्य आंदोलन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारा यहाँ ये मेन फोकस रहेगा। यहाँ से आपसे मुश्किल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी नहीं देता हूँ। एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा इन दोनों कालखंडों में से, लेकिन यहाँ से आपसे मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस कालखंड में भी अगर हम मेनली बात करें तो ब्रिटिश प्रशासन जो है वहाँ से मेनली आपको क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड चल रहा है, तो इसके बारे में हम वहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इसमें देख लेते हैं कुछ, अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल से हम प्रागैतिहासिक काल स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं। कुछ साहित्यिक ग्रंथों में उत्तराखंड को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, तो इस बारे में हम चर्चा करते हैं। क्यों, उत्तराखंड के बारे में जो साहित्यिक स्रोत हैं, भारतीय साहित्यिक स्रोत हैं, उनमें जो उत्तराखंड का अलग अलग भाषा नामों से वर्णन मिलता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम उत्तराखंड का जो वर्णन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, आपका ऋग्वेद से सर्वप्रथम उत्तराखंड का वर्णन मिलता है, जिसमें उत्तराखंड को देवभूमि और ऋषि मुनियों की पूर्ण भूमि नाम से वर्णित किया गया है। यानी उत्तराखंड को ऋग्वेद में दो नामों से पुकारा गया है या वर्णन किया गया है। एक है देवभूमि, दूसरा है ऋषि मुनियों की पूर्ण भूमि। इसके अलावा जो हमारे पास पुराण हैं,
पुराण है, पुराणों में भी उत्तराखंड को अलग अलग नाम से पुकारा गया है, जिसमें एक है ब्रह्मपुर। ये ब्रह्मपुर नाम आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक राज्य के आधार पे पुराणों में इसको ब्रह्मपुर नाम से पुकारा गया है। उसके अलावा उत्तराखंड उत्तराखंड जो पुराण है, ब्रह्मपुर, उत्तराखंड, और तीसरा नाम है इसमें खस प्रदेश। खस जाति के निवास स्थान होने के कारण इसको खस प्रदेश नाम से भी पुराणों में जाना गया है। इसके अलावा जो हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनमें उत्तराखंड को उत्तर पूर्व नाम से जाना गया है। अगर हम बात करें उत्तर पूर्व के बारे में, तो जो आपका महाजनपद काल था, महाजनपद काल में आपका जो उत्तराखंड के जस्ट नीचे वाला क्षेत्र है, वहाँ पे एक कुरु महाजनपद हुआ करता था। तो जिस कारण कुरु के उत्तर क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसको उत्तर का खंड या उत्तरखंड या उत्तर कुरु, उत्तर के कुरु में है तो उत्तर कुरु के नाम से जाना गया है। इसके अलावा महाभारत में भी इसे 3 नामों से जाना गया है। पहला है स्वर्गभूमि, दूसरा है तपोभूमि, स्वर्गभूमि, तपोभूमि और बद्रीनाथ। इन 3 नामों से महाभारत में उत्तराखंड को जाना गया है। एक तो स्वर्गभूमि, जैसे कि हम लोग जानते होंगे या आप लोग जानते होंगे कि जो पांडव थे वो उत्तराखंड से होते हुए ही स्वर्ग को प्रस्थान किए थे, इसलिए इसको स्वर्गभूमि के नाम से जाना गया। इसके अलावा जो ऋषि मुनि थे उनके आश्रम उत्तराखंड के क्षेत्र में हुआ करते थे, तो इस कारण इसको तपोभूमि के नाम से जाना गया। और बद्रीनाथ मंदिर अवस्थित होने के कारण इसे बद्रीनाथ के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा कुछ बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य में भी उत्तराखंड का जिक्र मिलता है, लेकिन उत्तराखंड का जो जिक्र मिलता है यहाँ पे हिमवंत या फिर हेमवंत के नाम से, हेमवंत के नाम से उत्तराखंड का जो विवरण है ये कहाँ मिलता है? बौद्ध साहित्यों में मिलता है। इसके साथ ही जो विदेशी यात्री थे, विदेशी यात्रियों में सबसे मेन है आपका ह्वेनसांग। जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग ने अपनी एक यात्रा वृतांत लिखी जिसका नाम था सीयूकी। ह्वेनसांग की सीयूकी में भी उत्तराखंड का जिक्र किया गया है, जिसमें पोली हीमोपोलो या पोली कीमोपोलो नाम से उत्तराखंड को जाना गया है। पोली हीमोपोलो नाम से उत्तराखंड को जाना गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? ब्रह्मपुर। उत्तराखंड को पोली हीमोपोलो या फिर पोली कीमोपोलो नाम से वर्णित किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मपुर। यहाँ पे हमने उत्तराखंड के कुछ नामों का वर्णन किया है जो अलग अलग ग्रंथों में उत्तराखंड को पुकारा गया है या उत्तराखंड का जो वर्णन मिला है उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। कल से हम या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में एक डिटेल वर्णन करते चलेंगे। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है वीडियो में, आपको मेरे पढ़ाने का क्या स्टाइल अच्छा नहीं लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए,
कैसे इम्प्रूव करूं, आप लोग ज़रूर सजेस्ट करें। फिर मैं मिलता हूं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।